राम राम जी, शुभ संध्या सभी लोगों को। और जी मोटला भाई साहब सब बढ़िया? बढ़िया जी बढ़िया। अभी आप देख पा रहे होंगे मित्रगण कि आज वैसे मंगलवार का दिन है तो ट्रैफिक हल्का मिलेगा और समय भी हमारा थोड़ा सा निकल चुका है और 4:30 के आसपास में हो रहा है समय। IST इंडिया की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी IST बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि बाहर के देशों के लिए काम करते रहूँ तो IST और CST ये सब बोलने की आदत सी पड़ जाती है। तो ज़रा सा ट्रैफिक मिलते रहता है रास्ते में, फिर भी जीवन का नाम है बढ़ते चलो, तो बढ़ते चलते रहना है। और तापमान की बात करें तो अभी 37-36 के आसपास में टेम्परेचर है। बाहर बाइक से भी आप घूम सकते हैं। और दोस्तों आज हमारे पास में कुछ बेहतरीन टॉपिक है और डिस्कस करने का। वो क्या है, आज क्या हुआ सुबह में जगह तो अचानक से ना गाँव की याद आ गई। क्या बताएं, वैसे मैं गांव का ही रहने वाला हूं सबसे पहले। और मोटला भाई साहब भी, आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? गांव के कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? मेरा गांव है दादरी, मेरठ में। अरे वाह। मैं हूँ नड्डा गांव से। नड्डा मतलब बहुत फेमस जगह है, ये पड़ता है आपको बिहार में भैरवगंज के पास में और काफ़ी बेहतरीन जगह है। और गाँव की खैर बात ही क्या करें दोस्तों यार, जब भी याद आती है ना तो इतना अनोखा पल है ना। मैं थोड़ा सा इस बात के लिए थोड़ा सा निराश हो जाता हूँ कभी कभी कि ये सारी चीज़ जो है ना, जो हमने देखी है अपने समय में, वो हमारे आने वाले पीढ़ी को देखने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वो खाली जगह, वो सुकून ज़िंदगी में मैंने जो अपने दादा दादी के जीवन में देखा, जो अपने आस पड़ोस में देखा, जितनी भी उम्र थी मेरी, जितनी भी पहचान थी, जितनी भी समझ थी, उसके अनुसार वो अब नहीं दिखने को मिलता। गांव में भी मैं गया था पिछली बार, लेकिन वैसा जो सुकून होता है अभिषेक वो नहीं है। क्योंकि सब क्या है ना कि द लाइफ इज़ रेस, है ना। वो आपने सुना होगा 3 इडियट का कहानी, द लाइफ इज़ रेस, और नहीं दौड़ोगे तो फिर रेस से बाहर हो जाओगे। तो वही धुन में सभी लोग लग गए हैं। कुछ बुरा या अच्छा की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मन को ऐसा लगता है कि वो जो सुकून जो हमने देखा है ना, और जो हमने पाया, महसूस किया जितने भी समय तक, वो हमारे बच्चों के लिए अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एनीवे, फिर भी जीवन का नाम है बढ़ते चलो, चलते का नाम हमेशा गाड़ी है। बढ़ते रहिए, समय जैसे चलते रहता है, सूर्य देव जैसे नहीं रुकते, वैसे ही चलते रहिए, चढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली दोस्तों खेत के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। और जब भी खेत की बात करें तो मुझे वो हरी हरी ना सरसों के साग याद आ जाती है दोस्त। और ना, अच्छा आप बथुआ जानते हो? बथुआ जानते हो? खेसारी जानते हो? खेसारी के साग जो लोग बिहार के रहने वाले होंगे स्पेशली, वो लोग के मालूम हुई। भोजपुरी जानता नहीं ना हुआ तनी मनी हम भोजपुरी बोले नहीं, तो जे भोजपुरी जानत हुई ओकरा खेसारी के साग पता हुई का बात का खेला। तो खेसारी का साग क्या होता है ना कि बड़ा सॉफ्ट सा। पहले क्या है कि जो पेस्टिसाइड थे और जो खाद थे ना, जो रासायनिक खाद थे, उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं हुआ करता था। कोशिश करते थे लोग कि गाय के गोबर हो गए, इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते थे ताकि जो साग उग है वो ज़्यादा अच्छा रहता था, है ना, केमिकल फ्री रहता था। और दूसरा क्या है ना विषय कि खैर मैं अपने जनरेशन के बारे में बात नहीं करूँगा, हमारे पहले जो लोग थे उस टाइम पे भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, जनसंख्या भी कम था, उस हिसाब से फिर ज़मीन जितना भी उपलब्ध था उस समय, तो पैदावार की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जहाँ तक मुझे समझ है। अभी जिस हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हुई है उस अनुसार, क्योंकि पृथ्वी का साइज़ तो वही है, तो जिस हिसाब से वृद्धि हुई है उस हिसाब से पैदावार तो बढ़ना चाहिए, बढ़ाना होगा। तो फिर क्या करोगे आप? रासायनिक खाद का, इन सब चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करेंगे ही, मजबूर होकर के करना पड़ेगा। बस वही चीज़ है। तो पहले ऐसा होता था अभिषेक कि खेसारी की साग में बात करूं, वो इतनी अच्छी साग होती है कि आप मतलब हम लोग क्या करते थे कि स्कूल से आने के बाद में, अच्छा स्कूल का ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद। तो स्कूल से आने के बाद में अपना होमवर्क किए, होमवर्क करके जल्दी से फटाफट 4 बजे के आसपास में दादाजी तो खैर अपने दुकान पर रहते थे, दादी माँ अपने जो भी उनके उम्र की जो सहेलियाँ थी उनके साथ में वो लोग खेत का मुआयना करने चले जाया करते थे। फिर हम लोग चले जाते थे अपने मित्रों के साथ में।
समझे। तो मित्रों गाड़ियों में ना कभी कभी मक्खी मच्छर जो घुस जाते हैं बड़ा बड़ा परेशान करते हैं। तो मोटला साहब उन्हीं को कह रहे थे कि आप अभी बाहर घूमिए। उन्हें हमसे इतना प्यार है कि वो जाते ही नहीं। तो क्या हुआ, तो होमवर्क बनाने के बाद में अपने जो भी विद्यालय का है वो फिर अपने मित्रों के साथ में हम लोग चल पड़ते थे और नमक ले लेते थे, है ना। हल्का सा नमक ले लिए, पेपर में जो भी मिला पेपर में नमक ले लिए और निकल गए अपने मित्रों के साथ में। अच्छा उस समय क्या फिक्र यार कि चप्पल पैर में है, कि क्या शर्ट पे क्रिच है, कि बाल कैसे हैं, ओह कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब उसको आप ऐसा ना कहो कि आप अनुशासनहीन थे, ऐसा नहीं कह सकते। वो एक ऐसा था चीज़ कि कोई बंधन नहीं थी, उसको आप ये कहो। अनुशासन रहित ना कह सकते उसको, कोई ऐसा लगता था कोई बंधन नहीं था, उड़ते पंछी की तरह थे। तो वैसे ही मित्रों के साथ में निकल गए और किसी के पैर में चप्पल है तो किसी के पैर में नहीं है, निकल गए। और ज़्यादा खेत दूरी पे नहीं रहता था, मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर के आसपास में खेत रहता था हमारा। और वहाँ से फिर आराम से गए और खेसारी का साग लगा रहता था, तोड़े वहीं से। और खेतों में आपको, सारे खेतों के पास तो नहीं, कहीं कहीं खेतों पे आपको बोरिंग किया रहता था, आपने देखा होगा ना, ताकि पानी जहाँ जहाँ पे नहीं पहुँच पाता वहाँ तक पानी सप्लाई कर सके। वहाँ पे हैंडपम्प लगा के रखते थे छोटे वाले, वहाँ धोए उसको और आराम से मचान पे बैठ के खाए उसको। मचान समझते हो क्या होता है? मचान सुना है? हाँ सुना है पर अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग में से किसी को पता होगा मचान क्या होता है, मुझे लगता है जितने भी बिहार के लोग अगर सुन रहे होंगे उन लोग के पता होगा क्या होगा मचान। तो मचान क्या होता है कि, अच्छा अब शीशम की याद आ गई मुझे। शीशम क्या है कि जनरली क्या होता था विषय कि खेतों के किनारे किनारे पे ना, जिनके बड़े बड़े खेत होते थे, वो लोग अपने खेतों के किनारों पे जो पगडंडियाँ जिनको बोलते हैं, पगडंडियों पे ना वो शीशम के पेड़ लगा दिया करते थे। हाँ मतलब जहाँ से रास्ता शुरू होता हो या फिर कुछ ऐसा, तो या फिर खेतों के बीच में भी, जैसे मान लो कि 2 खेत शुरू हो रहे हैं तो 2 खेतों के बीच में जहाँ पे ये डिवाइडर होता है ना एक तरह से, कि ये पता लगता है कि ये फलाने जी का यहाँ से ज़मीन है, फलाने जी का यहाँ से ज़मीन है, तो वहाँ पे पगडंडियों पे वो शीशम का पेड़ लगा देते थे। और शीशम का पेड़ पता ही है मजबूत होता है, मतलब फर्नीचर के लिए बढ़िया इस्तेमाल आता है वो। आप देख पा रहे हैं मित्र कि यहाँ पे जैसे पहले भी मोटला भाई साहब ने बताया था, यहाँ ट्रैफिक लगता ही लगता है। तो खैर हम लोग अब आम हो गए इसके बारे में, तो हमें फिक्र नहीं रहता है, हमें आदत सी हो गई है। पंचर हो गया पंच, और वो आगे वाली गाड़ी टच हो गई, अब रोकेंगे वो और जाम लगाएंगे। होते रहता है वैसे, तो थोड़ा संभाल। हम निकल जाते हैं, अब ये पंच वाला भी निकलने की कोशिश कर रहा होगा, थोड़ा सा संभाल, आगे वाला निकलने नहीं देगा उसे। थोड़ा सा संभल करके देखिए, हल्का सा लग गया है। कोशिश होगी कि हर जाना ले जाना लेने। ऐसा होते रहता है मित्रों, सड़कों पे क्या है कि कभी कभार, इसलिए पेशेंस रखना चाहिए। हाँ धैर्य रखना चाहिए। और गाड़ी में क्या है ना, स्पेशली जब आप गाड़ी चला रहे हो तो फ्री होकर गाड़ी चलाओ। ऐसा नहीं कि ऑफिस का कोई काम बच गया है या फिर घर जाकर, तो घर ही जाना है, हाँ, कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब देखो अब झूठ मूठ का यहाँ पे टाइम लगेगा, परेशान होकर सज्जन, ये दोनों सज्जन पंच वाले की है, जो भी है तो संभल के चलना चाहिए, दोनों का ही तो समय अब यहाँ पे ज़ाया होगा। हाँ तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे कि खेसारी के साग के बारे में, तो अभी रुक जाओ मित्र, खेसारी के साग पर फोकस करते हैं। तो शीशम का, मुंह में पानी आ गया साग का नाम से, साग और मक्के की रोटी। हाँ ये तो खैर बहुत ही पॉपुलर है और पंजाबी लोग तो इसको एकदम दिल खुश होकर के खाते हैं। तो मैं बता रहा था कि शीशम का पेड़ होता था, वो लगा दिया करते थे ताकि बाद में जाकर के वो अच्छा पैसा भी दे, क्योंकि अच्छे दाम में बिकता है वो। दोनों के बीच में क्या करते थे, जो रखवारे भी हुआ करते थे, वो बीच में मचान टाइप का बांध दिया। मचान क्या होता है, एक तरह से कि आप समझ लो कि कुछ मोटे मोटे जालों को बुन करके, जैसे आप झूला बनाते हो ना, झूला की तरह, झूला कुछ लोग झूला भी बनाते थे, कुछ लोग उन्हीं लकड़ियों के उन्हीं पेड़ों के सहायता से उनके ऊपर उसको रख करके और बांध दिया करते थे। जैसे कि आप घर प्लास्टर में देखते हो, घर प्लास्टर के लिए कुछ लकड़ियों को ऐसे
कुछ बिट्स को मिला करके उसको बना देते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हो आप लोग, प्लास्टर करने के लिए जो ऊंचाई पे लगाने के लिए करते हैं ना, वो उसको सपोर्ट के लिए पहले तो, हाँ, ताकि ऊंचाई मिल लकड़ियों का जाए, वो। हाँ, जाल टाइप का जो बनाते हैं, तो उसको लगा करके उस पर आराम से हम बैठ के खाया करते थे। और उस पर 4 चांद क्या लगाते थे वहाँ के पंछी, हाँ हाँ हाँ, आ करके। अच्छा, तोता बड़ा ही मुझे प्रिय है। वैसे बहुत सारे जीव जंतु मुझे प्रिय हैं, लेकिन तोता की जो बोली है ना मुझे हमेशा याद रहती है। वहाँ के तोता आकर के बोलते रहते थे और हरे हरे आसमान में वो उड़ते रहते थे, हरे हरे, खूब सारे तोता रहते थे वहाँ पे, मुझे याद है। और वहाँ बैठ कर हम खाया करते थे और ढेर सारी पता नहीं क्या क्या बातें किया करते थे याद नहीं। बहुत आनंद आता था, बहुत ही आनंद आता था। बहुत याद रहते हैं। अब जैसे खेसारी के साग बताएं, वैसे ही बहुत लोग क्या है कि मान लो जो धान काटने के लिए जाते थे, धान मतलब कि धान आप लोग समझते होंगे, कमेंट्स में बताएं जिनको धान पता नहीं है। हमारे यहाँ बोलते हैं मूंजी। अच्छा, मूंजी। धान क्या है कि चावल का जो चावल जिस खेत से आप तोड़ करके लाते हो ना उसको, तो वो कवर के साथ में उसको धान बोलते हैं। यानी पूरा उसका जो पौधा है, धान का पौधा उसको बोलते हैं, धान की फसल, है ना। तो जब भी लोग धान काटने के लिए जाते थे, जब फसल पक जाता था अभिषेक, तो फिर वो काटने के लिए हंसुए का यूज़ करते थे, हंसुए। और उसके लिए जब काटने का रहता, बहुत सारा वॉल्यूम रहता था बड़े बड़े खेत के लिए, और वो साग रोटी लेकर के जाते थे। अच्छा, उनके खाने का भी जो आनंद क्या बताऊँ, कि 2 रोटी 3 रोटी सूखी, कोई घी नहीं, कुछ नहीं, साग सूखी और 2-3 रोटियाँ, इतने सुकून से बैठ करके, और वो घड़े का पानी ले जा करके। हमारे इधर होता है मट्ठा, छाछ बोलते हैं जिसे, हाँ, तो उसके साथ चटनी, रोटी और वो मट्ठा, तो जो स्वाद आता है ना वो किसी व्यंजन में नहीं आएगा दावत में। वो बड़े ही अनोखे होते हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वो जो सारे जितने भी चाची जी हम बोलते थे, वो चाची जी लोग आती थी धान काटने के लिए, दूसरे के खेत के लिए भी आते थे वो लोग काटने के लिए, तो इतना प्रेम रहता था, इतना सब साथ में बैठ कर के खाते थे। कोई ये कंपटीशन नहीं, कोई मन में ये प्रतिस्पर्धा नहीं कि ये ऊँचे हैं, ये बड़े हैं, चाहे इसके पास ज़्यादा धनराशि है, इसके पास कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब मिलजुल करके और एक साथ बैठ करके हंसी मजाक खाते थे, हंसी ठिठोले करते थे, और फिर अपने काम पे दोबारा लग गए। ठीक है। बहुत सारे जैसे सोहर गीत भी बहुत लोग आते थे, खेतों में लोकगीत गाए जाते हैं, लोकगीत भी गाया करते थे। आनंद आता था, काफ़ी बहुत आनंद आता था। साग रोटी की खैर बात ही ना करें, साग रोटी तो इतना फेमस है, और अभी भी इनफैक्ट कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे लोग अच्छा बनाते हैं और उसको काफ़ी कद्र देते हैं, और लोग जा कर के पाते हैं उसको। सरसों की साग और मक्के दी रोटी आप सुनते होंगे। हाँ, ढाबे पे तो आप अगर आप नॉर्थ इंडियन का फेवरेट। हाँ, परथला चौक पे अभी हम लोग हैं, और आम ट्रैफिक है इस टाइम पे भी, कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मक्के की रोटी और सरसों का साग ये तो काफ़ी पॉपुलर है और लोग खाते हैं वे भी। अच्छा, मैं एक बार हैदराबाद गया था अभिषेक, ये मैं आपको बताऊं 2017 में, 17 या 16 के बीच में गया था। वहाँ पे एक पंजाबी रेस्टोरेंट था। वहाँ कह रहे थे, वहाँ के जो भी सज्जन रहे थे, वहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको खिलाते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे लगा नहीं वैसा कि जितना हाई फाई वो होटल था कि उस तरह का वो व्यवस्था रखते होंगे, और उतना एसेंस का मतलब हो गया कि जो गांव में जैसे पकाते थे, जो गांव का जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद उन्होंने बना कर रखा था। और सही में खाया मैंने, मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा अरे अच्छा, फिर मैंने कहा कि ये भोजन बनाया किसने है, एक बार मुझे मिलवाइए उनसे। और वो थे अपने बिहार से रहने वाले। कहे कि भैया देखिए ऐसा है कि जो जहाँ के रहने वाले हैं ना, तो मित्रों ऐसा आप लोग भी मानते होंगे कि जहाँ का जो कल्चर है ना, जहाँ की प्रथा है, जो वहाँ पले बड़े हैं, उनको उसके बारे में, उसकी गहराई के बारे में ज़्यादा पता रहता है ना। और उनसे वही अगर आप काम करवाएं तो आपको उसका भरपूर आनंद महसूस होगा। उनसे कोई सीख करके अगर कुछ बनाए तो शायद वो पूरा ना बना पाए वैसा,
या फिर पूरा ना कर पाए वैसा, क्योंकि जो रक्त में उनके बस जाता है ना, बचपन से उन्होंने जन्म लेते ही उनको देखा है, किया है, अनुभव का सब खेल है, अनुभव उनको इतना इसका एक ज़्यादा है। एग्जांपल ये है कि साउथ इंडियन जो फूड है वो अगर हम यहाँ खाएं और अगर हम साउथ इंडिया में खाएं तो दोनों के जो टेक्सचर है वो डिफरेंट रहेगा। तो वहाँ का स्वाद ऑथेंटिक है, स्वाद में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो वो चीज़ है जो जहाँ के लिए है, जहाँ का है वो, अगर आप उसी जगह पे ही जा कर के पाएँ, और वो भी उसी जगह का मतलब ये है कि उस जगह पे उनके हाथ से पाएँ जिनको, जो वहाँ के पले बड़े हैं और जिनको अनुभव है वहाँ का, फिर आप देखिए आपको उसका आनंद आएगा। खाने की क्या बात करें, इस पे तो नॉन स्टॉप इतनी बातें हो सकती हैं, इतनी बातें हो सकती है। हमारे हिंदुस्तान में तो खैर खाने का तो इतना बड़ा प्रथा है, खाने वालों की भी कमी नहीं है और खाना बनाने वालों की भी कमी। भगवान जी को भी 56 भोग लगाया जाता है और हमारे ईश्वर को भी 56 भोग लगाया जाता है। अभी जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी बीता है तो मैंने देखा बाकी बिहारी जी का भी 56 भोग। हाँ, काफ़ी। वहाँ जो गौशाला है उनमें भी 56 भोग मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में, शायद कहीं तो देखा। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, हमारे मित्र बता रहे थे, वो मित्र हमारे बता रहे थे। अच्छा दोस्तों, तो ये थी मतलब बड़ी छोटी सी कहानी है वैसे खेत की, लेकिन खेत के बारे में यही कहना चाहता था कि थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हैं, कुछ और आपको बताते हैं इसके बारे में। अभी हम पहुंच चुके 4 मूर्ति पे, और आम दिनों की तरह अभी भी वैसा ही ट्रैफिक है, कुछ ज़्यादा रश टाइप का नहीं है क्योंकि 5 बजने वाला है अभी, और चलता हुआ ट्रैफिक है, आप देख पा रहे होंगे। जैसा मैं बताता हूँ कि गौर सिटी सेंटर मॉल है यहाँ पे, और सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, आप आ सकते हैं। तो चलता हुआ ट्रैफिक है। तो अभी हम ये कह रहे थे दोस्तों कि खेतों के बारे में भी कोई टॉपिक कम नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि अपने सरकार से भी आग्रह करूँगा कि, और अपने मित्रजनों से भी ये आग्रह करूँगा कि पढ़ाई में भी जो है ना, एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, ठीक है, तो सभी लोग डॉक्टर, सभी लोग साइंटिस्ट बनने के ही पीछे ना भागें। जिनके मन में मिट्टी से लगाव है, मिट्टी के लिए कुछ करने का लगाव है, तो ज़रूर से पेरेंट्स से, मैं अभिभावकों से ये निवेदन करूँगा कि बच्चों को अपने एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ाएं, क्योंकि ज़रूरी है वो। देखो, धरती पे सारी चीज़ें संतुलित, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि संतुलित रहना हर एक जगह पे बहुत ही आवश्यक है। संतुलित रहने से ही चीज़ें सारी चल सकती हैं। सारे लोग डॉक्टर ही बन जाएंगे तो फिर डॉक्टरों को भोजन कौन कराएगा, फिर खेत कौन देखेगा, ये जीविका कैसे चलेगी फिर, है ना। सारे लोग फिर साइंटिस्ट ही बन जाएंगे तो फिर ये डॉक्टर कौन बनेगा, फिर खेत में गृहस्थी कौन करेगा, फल कैसे उपजेंगे फिर। संतुलन, तो संतुलन हर एक जगह पे मित्रों ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अपने बच्चों को जब भी आप किसी स्ट्रीम में पढ़ाने की कोशिश करें तो कोशिश करें कि ये पहचानें सबसे पहले बचपन से, क्योंकि आपके सामने ही वो आते हैं धरती पे। तो आप ज़रूर ये देखें कि उसके अंदर में क्या है, क्या उसका पोटेंशियल है, और शुरू से ही ऑब्जर्व करें इसको और देखें कि क्या ये कर सकता है। और मैं आग्रह करूँगा कि बच्चों को उसी दिशा में ही प्रेषित करें, क्योंकि वो पोटेंशियल ईश्वर जो है ना सबके अंदर, अभिषेक, मैं ये मानता हूँ अभिषेक, ईश्वर सबके अंदर ना कुछ ऐसे यूनिक क्वालिटीज़ देते हैं ना, जो कि वो हमारे से ना अछूत रह जाता है कि हम नहीं पहचान पाते उसको। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, है ना। तो वो ऐसा होना चाहिए कि इंसान को, स्पेशली पेरेंट्स को, है ना, अभिभावकों को ये जानना चाहिए कि बच्चों को हमें क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। डर रहता है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अभिभावकों की मदद से, कि डर रहता है कि पता नहीं इस स्ट्रीम में जाएगा तो उसका जीविका चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना ये। लेकिन उसके लिए मेरे पास यही उत्तर है आप लोगों के लिए कि देखिए, सारी चीज़ जो है ना जिम्मेवारियों से बनती है। अगर हमने कोई दायित्व ऐसा ले रखा है कि जिसका निर्वहन ऐसे नहीं हो सकता, दायित्वों की बात करें तो जैसे कि इतना फाइनेंशियल लोड ले रखा है अपने ऊपर कि, और इतना लाइफ स्टाइल ऐसा बना रखा है कि ये करना है, वो करना है, इतने करोड़ों के हार पहनने हैं, ये करना है, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, बंगला बड़ा होना चाहिए। मित्रों, मैं सही बताऊं, जितना मुझे अनुभव है ना, इसकी वास्तविक आवश्यकता नहीं है। वास्तविक आवश्यकता आप जब भी आप देखेंगे ना, तो क्या है आपकी आवश्यकता, कि बच्चा, कि आप सही भोजन कर लो, शुद्ध भोजन कर लो। अब शुद्ध भोजन के ऊपर बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कभी और डिस्कस करेंगे। शुद्ध भोजन चाहिए आपको, है ना, स्वस्थ शरीर चाहिए, जिससे स्वस्थ शरीर आपका रहे।
उसके बाद से आपको छाँव चाहिए, छत एक हो जाए, है ना। और फिर अगर आने जाने के लिए वाहन हो जाए तो ठीक है। तो वाहन के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसका कोई सीमा नहीं है। चाहे आप नैनो ले लो, चाहे आप मर्सिडीज़ बेंज ले लो, चाहे आप फरारी ले लो, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप वो निर्धारित करें कि क्या चाहिए आपको, आपकी वास्तविक आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार ही उसको निर्धारित करें। तो दायित्व अगर अपने लोगों को देख करके बनाएंगे, तो लाइफ स्टाइल वैसा बनाएंगे, तो जीवन कष्ट में रहता है। फिर वही जीवन भर EMI भरो, 10 तरह की चीज़ें ले लो। तो कहने का ये है अभिभावकों की, फ्रेंड्स की, मित्रगणों की, जो आपकी वास्तविक आवश्यकता है उसके अनुसार ही आप चीज़ों को खर्च करें। जितनी आमदनी है, सोर्स जितना है, उसके अनुसार ही सोचें खर्च करने के लिए, ना। बचत के बारे में ज़रूर सोचें। और अगर इन सब बातों को आप लेके चलेंगे तो जीवन बड़ा सुखमय है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप मेहनत करके और आगे ना बढ़ें, मेहनत करते रहें, लेकिन ये कायदा है, इसको बरकरार रखना है कि मुझे 2 पैसे बचाने हमेशा है। चाहे मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो 60 रुपये बचाऊँ, या फिर 50 रुपये ज़रूर बचाऊँ, 50 रुपये खर्च करूँ। जैसे मान लीजिए आपने कुछ और अच्छा काम करना शुरू कर दिया, 200 रुपये आपकी आमदनी हो गई, तो फिर वही रेशियो आप उसको मेंटेन रखिए, जो अनुपात है उसका वो बरकरार रखिए, ताकि आने वाला जीवन जो है आपका सुखमय रहे, प्रेजेंट भी आपका सुखमय रहे, है ना, वर्तमान भी सुखमय रहे। तो अगर ये सब प्रथा से हम चलेंगे ना, तो बच्चों के अनुसार पढ़ने के लिए हम सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर भी यही परवरिश जाएगी कि आपको, कि बच्चे देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये इच्छा है, ये चाह है करने की, मैं देखता हूँ, मैं इसको महसूस करते आ रहा हूँ बहुत सालों से, बचपन से तुम ये कर रहे हो, अच्छी चीज़ है, करो। लेकिन जो लाइफ स्टाइल जो तुमने सीखा है कि जो तुम्हारी वास्तविक आवश्यकता है उसके अनुसार ही अपना खर्च करना, जीवन कभी भी कष्टमय नहीं रहेगा। फिर अब इसमें क्या होते हैं ना अभिषेक, कि अब हम ये सोचने लगते हैं कि उसको देखो वो मर्सिडीज़ में घूम रहा है, उसको, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी आंतरिक खुशी देखिए, उसको खुशी को देख करके और आगे बढ़ते चलिए, जीवन बड़ा ही सुखमय है। जब आप दूसरे के गिरबान में झांकने लगेंगे तो जीवन कष्टमय हो जाएगा, ना कभी आप उसकी तरह बन पाएंगे, ना वो कभी आपकी तरह बन पाएंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो जितना है आप हमेशा ये सोचिए कि मैं अच्छा करता चलूँ, अच्छा करते चलूँ, किसी से ज़्यादा या किसी को हराना या फिर किसी को नीचा दिखाना, ये सब करने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। करते चलिए अच्छा, मैं अच्छा बनूँ, मैं अच्छा बनूँ, परिवार अच्छा बने, अच्छा बने, करते चलिए, सभी अच्छे बने, है कि नहीं, सबका जीवन जने। जो आए हैं यहाँ पे एक दिन वापस जाना ही जाना है ना। तो किसी बात का कलेश नहीं, खुश रहना है, एंजॉय करना लाइफ को। तो पेरेंट्स, वही फिर बात कहूँगा मित्रों की, बच्चों को आप ऑब्जर्व करें कि क्या उसके अंदर में हुनर है, क्या वो कर सकता है, उसको उसी दिशा में प्रेषित करें ज़्यादा। आप देखिए कि वो उसमें ज़्यादा उत्तीर्ण होगा और अव्वल नंबर से आगे बढ़ेगा। मन में कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं सोचता था कि ये DM बन जाए, ये IPS बन जाए, IAS बन जाए। उसके अंदर जो क्वालिटी है ना, उसको आप डेवलप करिए, क्योंकि सारे लोग IAS बन जाएंगे तो फिर लोग रह ही नहीं जाएंगे, किनको मैनेज करेंगे वो। तो संतुलन, फिर वापस वही बात होगी कि संतुलन ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी वापस से वही कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर के लिए भी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और खेतों के लिए प्यार मोहब्बत दिखलाएं, पढ़ें। अब जैसे धोनी के बारे में हम बात करें, मैंने देखा कि उनका भी बहुत सारा फार्म है, पता है आपको? क्या है? सब्जियों का फार्म है उनके बहुत सारे, खेती में उनको भी बड़ी रुचि है। झारखंड के रहने वाले ना वो, बड़ी रुचि है उनकी भी। तो बहुत लोग, जैसे कंट्री डिलाइट के बारे में आप देखिए, कंट्री डिलाइट जो ऐप है वो भी प्रमोट ही कर रहे हैं ना एक तरह से। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस एप्लीकेशन के ओनर को, वो भी प्रमोट प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को कि आप अच्छे कर्म करिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। किसानों के साथ में यही थोड़ी दिक्कत होगी ना कि उनके मेहनत के अनुसार सरकार की तरफ से मुआवजा वैसा नहीं मिल पाता, मदद नहीं मिल पाता वैसा। मशीनिकल होने की वजह से जितने लोग पहले काम करते थे, अब मशीनों का काम ज़्यादा होने लगा है, मशीन ज़्यादा कर देते हैं उससे काम। इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा उनके अंदर रहता है कि वो किसान भी सोचते हैं कि अपने बच्चों को किसान ना बनाएं, ऐसा ना करें। तो यही आग्रह करूँगा कि सब चीज़ संतुलित मात्रा में ज़रूरी है, कृषि भी ज़रूरी है और कोई भी
मैं सबसे आग्रह करूँगा कि कोई भी एक दूसरे को नीचा ना सोचे, ना देखें कि ये बड़े हैं, ये किसान नहीं तो किसान नीचे तबके के होता है। कोई तबका नीचा नहीं होता, इंसान इंसानी होता है, इंसान में कोई तबका नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सबको सम्मान अधिकार होना चाहिए, सबको सम्मान आदर से देखना चाहिए। सब में ईश्वर का वास है। किसी में ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम में 25% हूँ, मैं मुझे 50% हूँ है ना। सब में ईश्वर ने बराबर बनाया हुआ है। तो सबको आदर के भाव से देखिए और सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप सोचो ना एक पल के लिए विषय कि अगर आप फ्लैट में रह रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो, हम आम दिनों में प्लम्बर की कोई सेवा करते हैं? प्लम्बर आप जानते हो ना? हाँ। जो पानी ठीक करते हैं, नल ठीक करते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो कभी भी उनके सामने से प्लम्बर आता जाता है, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, बातचीत नहीं करते, जो भी रीज़न से हो। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि उनके घर में नल ख़राब हो गया किचन का, और पूरे घर में पानी पानी। उस टाइम पे ईश्वर का रूप किसने ले लिया पता है आपको? उसी प्लम्बर ने। फिर आप उसको आग्रह कर करके बुलाओगे, चाहे वो प्लम्बर हो चाहे कोई भी प्लम्बर हो, आप उनको आग्रह करके बुलाओगे। क्यों बुलाओगे? क्योंकि वो समस्या आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो देखो संतुलन वाली बात आ गई। तो संतुलन ज़रूरी है। वैसे ही कृषि के लिए भी है, तो सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, सभी ज़रूरी है। कार मैकेनिक से लेकर के साइंटिस्ट से लेकर के एलन मास्क से लेकर के सभी की ज़रूरत है सभी की ज़रूरत है ना। तो सभी दिशाओं में बच्चों को प्रेषित करिए। संगीत में कोई जाना चाहता है तो संगीत में प्रेषित करिए। सबकी आवश्यकता है पृथ्वी पे इसको प्रॉपर तरीके से संचालन करने के लिए, तभी ये दुनिया बड़ी रंगीन और खुशमय है। तो ये था दोस्तों थोड़ा सा खेती के ऊपर और उससे जुड़ी हुई बातें, करियर से रिलेटेड। आपको कोई सुझाव हो या फिर कोई आपका सजेशन हो तो ज़रूर से बताएं कि आपके क्या क्या आइडियाज़ हैं। कभी और हम समय जब बातचीत करेंगे कृषि के बारे में तो ज़रूर से उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। तो घर पहुंचने का समय होने वाला है थोड़ी देर में। और ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक चलता हुआ ट्रैफिक है, आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तापमान की बात करें तो अभी 37 डिग्री टेम्परेचर है, तापमान है अभी गाज़ियाबाद में। और बेहतरीन दिन, बेहतरीन ऑफिस का काम रहा, बहुत ही शुभ और निर्देश की धरती, सोना उगले हीरे मोती निर्देश की धरती। तो गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जीवन को खुशहाल बना के रखिए। खूब खुश रहिए, खूब